ऑलराइट बच्चों, डिस्कस करते हैं। एक होमवर्क प्रॉब्लम था कैपेसिटर्स का। उस प्रॉब्लम का डिस्कशन मैंने पिछले सेशन में नहीं किया था, आप लोगों को मैंने ज्यादा टाइम दिया था क्योंकि कई बच्चों ने उसका सोल्यूशन मुझे बताया और वो गलती कर रहे थे सोल्यूशन में। तो अब मैं ये वाले प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो इस प्रॉब्लम में करना क्या है, आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया गया है। डायग्राम में दिख रहा है, दो पैरेलल प्लेट्स हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में तीन डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को, जैसा डायग्राम में दिख रहा है उस तरह से भरा गया है। K1 डाइइलेक्ट्रिक है, आधे एरिया और आधी थिकनेस में है। K2 डाइइलेक्ट्रिक भी आधे एरिया आधी थिकनेस में है। और K3 डाइइलेक्ट्रिक है जो कंप्लीट एरिया में लेकिन आधी थिकनेस में है। और हमें इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बताना है, एक चीज। दूसरी चीज, हमें ये जो तीन डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इनका इक्विवेलेंट डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना है। दो चीजें फाइंड करनी है, टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा वो बताना है, और जो इक्विवेलेंट डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो बताना है। तो फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स फिल्ड विद डाइइलेक्ट्रिक्स एज शोन इन फॉलोइंग डायग्राम्स, आल्सो फाइंड इक्विवेलेंट डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो पहले तो मैं ये बताता हूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बच्चों से गलती क्या होती है। ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, कई बुक्स में गलत सॉल्व किया गया है। तो अब आप समझ लीजिए गलती कितनी कॉमन है कि जब बुक्स में भी गलत सॉल्व किया है तो जिन्होंने बुक लिखी वो एक्सपर्ट होते हैं, जिनको नॉलेज अच्छी है वही तो बुक्स लिखते हैं ना। तो अच्छी नॉलेज वाले लोगों से गलती हो जाती है, तो बच्चों से तो बड़ी मामूली चीज है इस क्वेश्चन में गलती होना। बच्चे इसको इस तरह सॉल्व करते हैं, मान लिया कि ये तीन कैपेसिटर हैं। तो एक कैपेसिटर ये है, इसकी प्लेट्स का एरिया A/2 है और डाइइलेक्ट्रिक इसकी प्लेट्स के बीच में K1 भरा हुआ है और प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो D/2 है। इसी तरह ये जो K2 डाइइलेक्ट्रिक भरा है, इसको हम एक दूसरा कैपेसिटर मान लेते हैं। तो ये जो K2 डाइइलेक्ट्रिक है, थिकनेस D/2 है और प्लेट्स का एरिया A/2 है। और ये जो K3 डाइइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, इसे हम तीसरा कैपेसिटर मान लेते हैं। थिकनेस D/2, एरिया A है, डाइइलेक्ट्रिक K3 भरा है। अब ये जो K1 डाइइलेक्ट्रिक भरा है, इसकी ऊपर वाली प्लेट ज्वाइन है, एक ही प्लेट है। तो एक ही प्लेट है मतलब प्लेट आपस में ज्वाइन हो रखी है। तो जो ऊपर वाली प्लेट है उसको हमने ज्वाइन कर दिया ऐसे U, ठीक है। और ये जो K1 K2 ये जो दो कैपेसिटर हैं, इनकी नीचे वाली प्लेट भी बच्चे ज्वाइन कर देते ऐसे। तो ये K1 K2 आपस में पैरेलल हो गए, K1 K2 आपस में पैरेलल हो गए। और उसके साथ ये जो K3 है ये सीरीज में आ गया। तो K1 K2 दोनों पैरेलल आ गए और उसके साथ ये K3 सीरीज में आ गया। और फिर बच्चे कैपेसिटेंस निकाल डालते हैं। बच्चों ये रॉन्ग है, अगर आपने ये किया है तो ये गलत है। इस कैपेसिटर को इसके इक्विवेलेंट नहीं माना जा सकता, ये इक्विवेलेंट नहीं है। तो ज्यादातर बच्चे यही करते हैं, बहुत सारी बुक्स में भी यही किया गया है, इसी के हिसाब से कैलकुलेट करके आंसर निकाला हुआ है। दैट इज ऑल रॉन्ग। अब मैं बताता हूं कि इसमें गड़बड़ी क्या है। देखो, आपको मैंने बताया है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है उसकी प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है σ/ε0। बताया है ना? हाँ, प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड σ/ε0 होती है, याद रखना पड़ेगा। एक प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है σ/2ε0 और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक प्लस प्लेट एक माइनस प्लेट है। तो प्लस प्लेट की फील्ड प्लस से अवे और माइनस प्लेट की जो फील्ड है वो माइनस की तरफ। तो दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में है और दोनों फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है। तो दोनों फील्ड आपस में ऐड होगी, एक फील्ड बनेगी, σ/ε0 फील्ड होती है। और प्लेट के बाहर वाली जगह पर जीरो फील्ड होगी,
क्योंकि प्लस की फील्ड और माइनस की फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल हो जाएगी, लेकिन प्लेट्स के बीच में दोनों फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो ऐड होके सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट फील्ड बनेगी। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तब है जब प्लेट्स के बीच में फ्री स्पेस है, इसीलिए एप्सिलॉन नॉट है। अगर हम डाई इलेक्ट्रिक भर डालें तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। एक तो इस रिजल्ट को आपको मालूम होना चाहिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के है डाई इलेक्ट्रिक भरने के बाद। और एक रिजल्ट होता है, अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड डी डिस्टेंस में लगाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस ईडी होता है। ये दो रिजल्ट पता होने चाहिए, तब आप समझ जाओगे कि ये गड़बड़ क्यों है, मैंने इसको क्यों काटा। तो देखो बेटे, ये जो K1 वाला डाई इलेक्ट्रिक है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E1 होगी, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी। और ये जो K2 वाला डाई इलेक्ट्रिक है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी। तो K1 वाला जो डाई इलेक्ट्रिक है उसमें जो फील्ड है वो डिफरेंट है, और K2 वाला जो डाई इलेक्ट्रिक है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फर्क है। और बिकॉज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फर्क है, इसलिए K1 मटेरियल के अंदर जो फील्ड है और K2 मटेरियल के अंदर जो फील्ड है वो फील्ड अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है। सीधा सीधा फॉर्मूला देखो ना, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और K2 अलग अलग हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी अलग अलग हो जाएगी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है लेकिन डिस्टेंस तो सेम है, d/2 यहां भी है, d/2 यहां भी है। तो ये जो डिस्टेंस है दोनों प्लेट्स के बीच का, वो इस वाले कैपेसिटर और इस वाले कैपेसिटर में सेम है। तो डिस्टेंस इज सेम बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट। तो दोनों कैपेसिटर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी डिफरेंट होगा। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी दोनों कैपेसिटर में, इस वाले कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस और इस वाले कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कैपेसिटर का डिफरेंट होगा। तो अगर आपने ये बनाया है तो ये तो गलत ही है ना, आपने पैरेलल में बना दिया है इन दोनों कैपेसिटर को। पैरेलल में तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, और यहां पे इस वाले पोर्शन का और इस वाले पोर्शन का पोटेंशियल डिफरेंस अलग है। तो ये जो पोर्शन है K1 वाला और ये जो पोर्शन है K2 वाला, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों अलग है फिर से समझो। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है ED, डिस्टेंस सेम है d/2, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड K1 मटेरियल में और K2 मटेरियल में अलग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, डिस्टेंस सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, इसका अलग है, तो आप पैरेलल में कैसे बना सकते हो? पैरेलल में तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को इस तरह ड्रॉ करके सॉल्व करते हैं, ये रॉन्ग है। अगर आपने भी ऐसे बना लिया है, जिसके बहुत हाई चांस है कि आपने इसको ऐसा बना लिया होगा, ज्यादातर बच्चों ने ऐसे ही किया होगा, आप पेन उठाइए और बड़ा सा एक क्रॉस लगाइए, ताकि जब आप रिवीजन करें तो कॉपी पे दिखाई पड़े कि ये गलत है। बड़ा सा क्रॉस लगाइए। आप इन दोनों K1 और K2 वाले कैपेसिटर को पैरेलल में ड्रॉ कर रहे हो, ये रॉन्ग है। K1 वाला कैपेसिटर और K2 वाला कैपेसिटर पैरेलल नहीं है, क्योंकि K1 का पोटेंशियल डिफरेंस और K2 का पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है। तो अगर आपने इस वाले डायग्राम को इसके इक्विवेलेंट लेकर कैलकुलेशन आगे किया है, बड़ा सा क्रॉस मारो, रॉन्ग किया है आपने। अब सही करते हैं। तो ये तो मैंने आपको समझाया कि इस क्वेश्चन में बच्चे गलती कौन सी करते हैं। अब सही सॉल्यूशन देखो, इसका राइट सॉल्यूशन क्या है देखो। तो इसका सही सॉल्यूशन अब मैं बताने जा रहा हूं। गलत क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। अगर आप दोबारा समझना चाहते हो गलत क्या है तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर समझो। अगर फिर भी आपके मन में कोई शंका है तो पर्सनली अपने डाउट मेरे साथ डिस्कस करिए। अब मैं सही सॉल्यूशन बताता हूं। इसका सही सॉल्यूशन क्या है? सही सॉल्यूशन के लिए जो K3 वाला डाइलेक्ट्रिक है, हम इसके दो टुकड़े कर लेते हैं।
अब 4 कैपेसिटर हो गए, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू K1 वाला कैपेसिटर ये रहा, K1 वाला, K2 वाला कैपेसिटर, K3 वाले 2 कैपेसिटर, K3, तो ये 4 कैपेसिटर हमने अलग अलग बना लिए, K1 K2 वाले और K3 दोनों, ये दोनों सेम है। सेम क्यों है? क्योंकि जो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है वो d/2 है, सारे के चारों के लिए प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस इज d/2। ठीक, K1 वाले कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को मैं C1 नाम दे देता हूं, K2 वाले को C2 नाम दे देता हूं, ये जो K3 वाला है इसको मैं C3 नाम दे देता हूं। इसको आप अगर C4 लिखना चाहें तो लिख दें, पर ये तो सेम ही है इसलिए मैं C3 भी लिख दे रहा हूं। कॉमन सेंस किसी दुकान पे नहीं बिकता है। अब बहुत सारे बच्चे इसको C4 लिख देते हैं, गलत कुछ नहीं किया है आपने, C4 कह दिया, पर जब सेम ही है तो सेम ही नाम भी दे सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, कॉमन सेंस किसी दुकान पे नहीं मिलता। जी हाँ। अब देखो, ऊपर वाली प्लेट आपस में ज्वाइन है, क्योंकि ऊपर वाली प्लेट तो सेम है, तो ऊपर वाली प्लेट को मैं ज्वाइन करवा देता हूं। ऊपर वाली प्लेट सेम है मतलब ज्वाइन हो गई। तो ऊपर वाली प्लेट ज्वाइन है मतलब कनेक्ट है। नीचे वाली प्लेट ज्वाइन है तो कनेक्ट करो इसको आपस में। ज्वाइन है मतलब एक दूसरे में कनेक्टेड है, और ये दोनों K1 K3 सीरीज में आ जाएंगे लाइक दिस। इधर K2 K3 सीरीज में आएंगे। इस तरह से हम इस कैपेसिटर को, सिस्टम को रीड्रॉ कर लेते हैं। अब चलिए ये C1 C2 C3 की वैल्यू लिखते हैं। जो C1 है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट Ka/d होता है। प्लेट का एरिया चारों कैपेसिटर्स के लिए अभी A/2 हो चुका है, आधा आधा एरिया सबको मिल रहा है, तो A/2 हो गया है। तो जो C1 वाला है उसमें K की जगह K1, एरिया की जगह A/2, D की जगह D/2, तो ये बाई 2 कटेगा एंड इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K1 A/d। C2 को क्या लिखोगे? K2 डाइलेक्ट्रिक उसमें भरा है, तो एप्सिलॉन नॉट K2, एरिया को A/2 और प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस को D/2 लिखेंगे, बाई 2 कैंसल, इट इज एप्सिलॉन नॉट K2 A/d। ऐसे ही C3 को लिखेंगे। C3 ये तो सेम ही है, तो एक ही बार लिखना पड़ेगा, तो C3 की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, इधर लिख दे रहा हूं C3 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K3 डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है उसके अंदर, एप्सिलॉन नॉट K3, एरिया की जगह A/2 लेना है अपॉन प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो D/2 है, बाई 2 कटेगा, क्योंकि बाई 2 कटा तो दिस इज एप्सिलॉन नॉट K3 A/d। अब C1 C3 सीरीज है, C2 C3 सीरीज है, तो सीरीज में लेकर इक्विवेलेंट बनाते हैं और फिर इसका इक्विवेलेंट को आपस में पैरेलल जोड़ते हैं। लेकिन मेरे पास बोर्ड पे स्पेस नहीं है, तो पहले इतना सोल्यूशन आप लोग नोट करिए, ये सही सोल्यूशन कर रहे हैं, नोट करिए इसको। जल्दी नोट करिए बच्चों, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो आप, मैं इरेज कर रहा हूं फिलहाल। तो नाउ वी आर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम।
तो सबसे पहले C1 C3 का इक्विवेलेंट लेते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ C1 एंड C3 इज, तो C1 C3 पैरेलल में है और पैरेलल में C1 C3 सीरीज में है और सीरीज के लिए ये फॉर्मूला होता है 1/C1 1/C3, इसको C डैश लिख रहे हैं इक्विवेलेंट को। वैल्यू पुट करो, C1 की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट K1 A/D, C3 की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट K3 A/D। ये मैं इरेज कर रहा हूं, C1 C2 C3 की वैल्यू यूज करते रहेंगे हम लोग। तो दिस इज इक्वल टू 1/C डैश, एलसीएम ले लोगे तो D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A कॉमन हो गया, 1/K1 प्लस 1/K3, एलसीएम ले लो D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू K1 प्लस K3 अपॉन K1 K3, और ये वैल्यू 1/C डैश की वैल्यू है, रेसिप्रोकल कर दो, तो दिस इज एप्सिलॉन नॉट A/D K1 K3 अपॉन K1 प्लस K3, ये इन दोनों का इक्विवेलेंट है। चलिए उधर चलते हैं, C2 C3 का इक्विवेलेंट इसी तरह से निकलेगा, बट मुझे इसको इरेज करना है, तो आप लोग पहले इसको नोट करो, नोट करो, इतना पहले करो जल्दी। तो ये रिजल्ट मैं अलग से लिख रहा हूं, इसकी अभी जरूरत है, एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू K1 K3 अपॉन K1 प्लस K3A, ये C1 और C3 का इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट ऑफ C2 एंड C3 लिया जाए, अगर C2 C3 का इक्विवेलेंट लिया जाए तो 1/C2 प्लस 1/C3 होगा, और इसको हम 1/C डबल डैश करते हैं, C डबल डैश इक्विवेलेंट नाम दे देते हैं, C2 C3 के इक्विवेलेंट का नाम C डबल डैश, C1 C3 के लिए हमने C डैश दिया था। C2 की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट K2 A/D ऊपर चला गया, C3 की वैल्यू यही है एप्सिलॉन नॉट K3 A/D ऊपर, D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A कॉमन 1/K2 प्लस 1/K3, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है। तो 1/C डबल डैश इज K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3, सो रेसिप्रोकल करो, C डबल डैश इक्वल टू K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3। नोट करिए, C2 C3 का जो इक्विवेलेंट है वो ये है। अब चलिए फाइनल आंसर लिखते हैं, इन दोनों का इक्विवेलेंट C डैश, इन दोनों का C डबल डैश, और फाइनली ये जो C डैश है इनका इक्विवेलेंट और C डबल डैश है वो आपस में पैरेलल हो रहे हैं। सो फाइनल रिजल्ट अब मैं लिख रहा हूं, सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस of the system is C equivalent is C dash plus C double dash, क्योंकि C डैश और C डबल डैश तो पैरेलल है, पैरेलल में सीधे ऐड होना होता है, और ऐड करोगे तो एप्सिलॉन नॉट A/D कॉमन होगा, ब्रैकेट के अंदर K1 K3 अपॉन K1 प्लस K3 प्लस K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3, ये है फाइनल आंसर। C इक्विवेलेंट इज एप्सिलॉन नॉट A/D कॉमन K1 K3 अपॉन K1 प्लस K3 प्लस K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3, ये है सही आंसर। तो अगर आपने यही सिस्टम बनाया है करेक्ट,
ब्रेकअप किया है तब सही आंसर आएगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, रॉन्ग ब्रेकअप करते हैं बहुत सारे बच्चे, उनका गलत ही आ रहा है। बुक्स में भी बहुत सारी बुक्स में रॉन्ग किया हुआ है। तो ये है इसका सही रिजल्ट। अगर हम इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालें, तो नाउ एज इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब है ये जो तीन डाइलेक्ट्रिक है इनको एक डाइलेक्ट्रिक अगर होता, तो अगर एक डाइलेक्ट्रिक होता तो रिजल्ट ये होता एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी, के की जगह के इक्विवेलेंट होता अगर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बीच में रहता दोनों प्लेट्स के बीच में। तो अगर एक ही मटेरियल होता तब तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी। तो अगर एक ही मटेरियल होता तब जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो रहा है वही इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। कंपेयर करेंगे तो ये जो ब्रैकेट वाली चीज है ये के इक्विवेलेंट है। सो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज के इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये ब्रैकेट वाला टर्म आया, K1 K3 अपॉन K1 प्लस K3 प्लस K1 K3 अपॉन K1 प्लस K3 प्लस ये पूरा का पूरा ब्रैकेट वाला जो टर्म है यही इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है। ये आप एलसीएम लेके सिंपलीफाई अगर करना चाहो करो, मैं ये छोड़ रहा हूं। क्रॉस चेक कर लेते हैं। मैंने आपको एक क्रॉस चेक करना सिखाया है और वो जो क्रॉस चेक है वो सही होने का क्रॉस चेक नहीं है, गलत होने का क्रॉस चेक है। मतलब अगर क्रॉस चेक में पास हो गए तो जरूरी नहीं है सही हो, लेकिन अगर क्रॉस चेक नहीं पास हुए तो गलत होगा। गलत होने की सर्टेनिटी है, सही होने की नहीं। क्रॉस चेक ये है कि अगर ये तीन मटेरियल की जगह एक मटेरियल हो, तो ये मैं क्रॉस चेक कर रहा हूं, K1 K2 K3 अगर तीनों को सेम कर दें, एक ही मटेरियल ले लें, एक ही मटेरियल है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम ही है फिर, तो K1 का भी K, K2 भी K, K3 भी K। तो अगर तीनों के तीनों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम हो जाएं, मतलब मटेरियल ही सेम कर दें, तो जब सेम मटेरियल होगा तो इक्विवेलेंट वही मटेरियल होगा, यानी इक्विवेलेंट भी K ही मिलेगा। करके देखो, K1 को K लिया, K3 को K लिया, तो डिनोमिनेटर में 2K, न्यूमरेटर में K स्क्वायर। तो ये जो पहला ब्रैकेट है K बाई 2 होगा, दूसरा ब्रैकेट K बाई 2 होगा, K बाई 2 प्लस होके K आएगा। सो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K, और ये होना भी चाहिए। अगर K1 K2 K3 तीनों को K कर देंगे तो इक्विवेलेंट भी K ही होना चाहिए, कंपलसरी है। अगर ऐसा नहीं है तो आंसर गलत है, लेकिन अगर ऐसा है तो जरूरी नहीं आंसर सही हो। फिलहाल हमारा आंसर सही है, लेकिन अगर आपने जो मैंने रॉन्ग वाला ब्रेकअप बताया है, रॉन्ग ब्रेकअप से करके आंसर निकालोगे तो जो आंसर आएगा वो इस क्रॉस चेक को पार करेगा, लेकिन वो गलत है, फिर भी वो क्रॉस चेक पे सेट होता है। तो क्रॉस चेक में फिट होना तो जरूरी नहीं है सोल्यूशन सही है, लेकिन क्रॉस चेक में फेल होना इसका मतलब गलत जरूर है आपका। फिलहाल हम क्रॉस चेक में पास हो रहे हैं तो सही होने का चांस है, और ये वाला सही है, गलत क्या है वो तो मैं बता ही चुका हूं। पूरा सोल्यूशन को फेयर कॉपी पे समझते हुए नोट करिए, अच्छी राइटिंग में नोट करिए, बिना देखे नोट करिए फेयर कॉपी पर। आप जल्दी से नोट करिए, फिर मैं एक और प्रॉब्लम, ऐसा ही मिलता जुलता प्रॉब्लम होमवर्क दे रहा हूं आज। पहले इसको नोट करो फटाफट। ऑलराइट बच्चों, ये है आप लोगों के लिए आज का होमवर्क क्वेश्चन। जैसा क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व करके दिखाया है वैसा ही है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसकी प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है उसका, और ये जगह थोड़ी सी छोड़ी गई है, यहां पे एयर है। तो ये जो डिस्टेंस है d/2 मान लो, ये वाली को d/2 मान लो, प्लेट्स का एरिया a/2 है, ये टोटल डिस्टेंस ऑब्वियसली d होगी। तो एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और बीच में एयर है, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है। तो आप समझिए कि दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। आपको पता लगाना है कि ये जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स।
और फाइंड इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी फाइंड करना है, क्रॉस चेक करके देखना है रिजल्ट सही है कि नहीं। क्रॉस चेक के लिए इस के को 1 मानना, तो ये एयर है, ये भी एयर है, तो ओवरऑल जो इक्विवेलेंट है उसका भी 1 ही आना चाहिए आंसर। तो नोट करिए, क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन ड्रॉ कर लीजिए डायग्राम, ये आपके लिए होमवर्क है। अगले सेशन में मैं सोल्यूशन बताऊंगा, फिर आप लोग मैच करना कि कितने बच्चों से सही हो पाया। नोट कर डालो इसको। ऑलराइट बच्चों, पिछले सेशन में मैंने आपको ऑल्टरनेटिंग करंट पर बेस्ड ये 2 होमवर्क प्रॉब्लम दिए थे। तो ये बेसिकली ऑल्टरनेटिंग करंट पर बेस्ड प्रॉब्लम्स डायरेक्टली तो नहीं है, एक्चुअली ये प्रॉब्लम मैथमेटिक्स के हैं। तो चलिए अब मैं इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूं, आप लोग इनके सॉल्यूशंस अपने मैच करिए। आपने जो सोल्यूशन किया है मेरे सोल्यूशन के साथ उसको मैच करवा लीजिए, चेक कर लीजिए आपका सोल्यूशन सही हुआ या नहीं। पहला जो ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 5, इसमें आपको एवरेज वैल्यू बतानी है। कौन से फंक्शन की एवरेज वैल्यू बतानी है? साइन स्क्वायर एक्स की ओवर कंप्लीट साइकिल। अब ये जो बच्चों साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन होता है, सबसे पहले तो इसकी कंप्लीट साइकिल आपको मालूम है कि नहीं ये देखना है। साइन एक्स की जो कंप्लीट साइकिल होती है वो होती है 0 से 2 पाई। साइन एक्स का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स जो होता है ये 0 से पाई इसका पीरियड होता है। पाई इज द टाइम पीरियड, उसके बाद ये रिपीट होना शुरू होता है। तो जब मैंने कहा कंप्लीट साइकिल, तो वो 0 से 2 पाई नहीं है, वो 0 से पाई है। देख लो, बहुत सारे बच्चों का तो गलत हो गया होगा, उन्होंने कंप्लीट साइकिल ही रॉन्ग ले ली होगी। तो ये जो साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन है, इस साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन की जो साइकिल है वो साइन एक्स से आधी होती है। अगर ग्राफ खींचा जाए, अच्छा साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ बहुत सारे बच्चे रॉन्ग बनाते हैं। देखो, साइन एक्स का ग्राफ तो ये है, ऐसा हर कोई जानता है। साइन एक्स का तो ये है, और ये 0 से पाई तक है, 2 पाई तक है, सॉरी। और ये जो हमने ग्राफ बनाया है, ये कौन से फंक्शन का ग्राफ बनाया है बच्चों? साइन एक्स का। मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू इज -1। साइन एक्स का ये ग्राफ है। अब अगर हम साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन को देखें, उसका ग्राफ आप लोग देखिए कैसा दिखता है। बहुत सारे बच्चों से मैं कहता हूं साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ बनाओ, तो वो ये बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं। दिस इज रॉन्ग। वो क्या है कि निगेटिव साइड को पॉजिटिव कर लेते हैं। तो बहुत सारे बच्चे साइन स्क्वायर एक्स का ऐसा ग्राफ बनाते हैं, गलत है। ये साइन स्क्वायर एक्स का नहीं है, मॉड साइन एक्स का ग्राफ है। निगेटिव को पॉजिटिव किया मतलब मॉड लिया है। लेकिन होता क्या है कि मैं बच्चों से कहता हूं साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ बनाओ, तो वो मॉड साइन एक्स का बना रहे होते हैं। इट्स अ कॉमन मिस्टेक। और 12वीं क्लास के बच्चे ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? तो जो भी बच्चे ये गलती करते हैं, आज के बाद ना करें। ये आपने नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया, नीचे वाला हिस्सा ऊपर कर दिया, तो ये जो ग्राफ तैयार है ये साइन स्क्वायर एक्स का नहीं है, ये मॉड साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है? साइन स्क्वायर एक्स का कैसा दिखता है? देखो, मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही होगी, क्योंकि साइन एक्स का स्क्वायर कर रहे हो। साइन एक्स की हाईएस्ट वैल्यू 1 है, तो साइन स्क्वायर एक्स की भी हाईएस्ट वैल्यू 1 होगी। लेकिन क्योंकि स्क्वायर है तो नेगेटिव साइड में वो जाएगा नहीं, तो लोवेस्ट वैल्यू उसकी 0 है, तो 0 और 1 के बीच में बनेगा ग्राफ। देखिए साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, और ध्यान से देखो और इसको दिमाग में रखना। बहुत सारे बच्चे रॉन्ग बनाते हैं। तो ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूं, ये साइन स्क्वायर एक्स वर्सेस एक्स है। इसकी लोवेस्ट वैल्यू 0 है, हाईएस्ट वैल्यू +1 है। 0 से 1 के बीच में ये रहता है, और शुरू में साइन एक्स 0 है, तो साइन स्क्वायर एक्स भी 0 ही होगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर तो 0 होता है।
देखो ग्राफ कैसा बनता है इसका, इसका ग्राफ यू बनता है ऐसे, ये। तो ये जो ग्राफ है ये मॉड साइन एक्स का ग्राफ है, और ये वाला जो ग्राफ है ये साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ है। दोनों ग्राफ में फर्क क्या है? दोनों ग्राफ में सबसे मेन फर्क ये है, यहां पर जो इसका शेप है यू, तो ये थोड़ा कांटेदार है, थोड़ा पीक बन रहा है। तो जो साइन मॉड साइन एक्स का जो ग्राफ है वो जहां पर ये एक्सिस में टच हो रहा है वहां पे ये नॉन डिफरेंशिएबल कहते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, आम भाषा में कहते हैं कॉर्नर आ रहा है। लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का जो ग्राफ होता है वो परफेक्टली स्मूथ होता है। साइन स्क्वायर एक्स के ग्राफ इट इज अ स्मूथ ग्राफ यू। तो इसमें देखिए यहां पर कॉर्नर नहीं है, मतलब नॉन डिफरेंशिएबल ये नहीं है। तो शॉर्टकट में ऐसे याद रखा जा सकता है कि साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ वैसा ही होता है जैसा साइन एक्स का होता है। साइन एक्स में कहीं भी कोई कॉर्नर नहीं होता ना, तो वैसा ही होता है जैसा साइन एक्स का होता है। केवल दो फर्क है, साइन एक्स का ग्राफ नेगेटिव साइड में जा रहा है, साइन स्क्वायर एक्स का नेगेटिव साइड में नहीं जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी। एक चीज तो ये है, नेगेटिव साइड में नहीं जाएगा। दूसरा टाइम पीरियड का फर्क है, साइन एक्स का टाइम पीरियड 2 पाई है, जबकि साइन स्क्वायर एक्स का जो पीरियड है वो पाई है, आधा होता है। साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड साइन एक्स से हाफ होता है, मतलब जितने टाइम में साइन एक्स की आधी साइकिल होती है, साइन एक्स फंक्शन जितनी देर में आधी साइकिल करेगा उतनी देर में साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन पूरी साइकिल करेगा। मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू 0, और हम निकालने जा रहे हैं एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स ओवर कंप्लीट साइकिल। तो पहली चीज है कि जो कंप्लीट साइकिल है वो साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन की कंप्लीट साइकिल है, और साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन की कंप्लीट साइकिल 0 से 2 पाई नहीं होती, 0 से पाई होती। तो मैं चाहता हूं एक तो आप ये बात नोटिस करें कि साइन स्क्वायर एक्स जो फंक्शन है उसकी जो साइकिल है वो 0 से पाई है, और दूसरी चीज ये नोटिस करें कि साइन स्क्वायर एक्स का जो ग्राफ है वो बिल्कुल साइन एक्स की तरह ही होता है, बस नेगेटिव साइड में नहीं जाता है, और पीरियड इसका आधा होता है। साइन स्क्वायर एक्स वाले ग्राफ का जो पीरियड है वो साइन एक्स वाले ग्राफ से आधा होता है। दो बात, ठीक। तो बहुत सारे बच्चे जब एवरेज वैल्यू निकालते हैं, और मैंने क्वेश्चन दिया था कंप्लीट साइकिल पे लेना है, तो बहुत सारे बच्चे पीरियड में गलती करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड 0 से पाई है, लेकिन वो 0 से 2 पाई ले लेते हैं। अगर आप मुझसे ये गलती हो गई है, आपने भी पीरियड को रॉन्ग ले लिया है, 0 से पाई लेना था लेकिन 0 से 2 पाई ले लिया है, तो भले ही आपने गलत लिया है पीरियड, लेकिन आंसर सही आएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि बेसिकली जब आप 0 से 2 पाई का एवरेज लोगे तो आप 2 साइकिल्स का एवरेज लोगे। बात समझ में आ रही है? अगर आप 2 पाई तक जाते हो तो आप साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन की 2 साइकिल पर एवरेज करते हो, और बेटे 2 साइकिल पर एवरेज वही होगा जो 1 साइकिल पर है, क्योंकि 1 साइकिल होने के बाद वैल्यूज तो रिपीट हो गई। तो अगर वैल्यू रिपीट हो जाएगी तो एवरेज उतना ही रहेगा ना। फिर अगर वैल्यू को रिपीट कर दें तो एवरेज पे फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 साइकिल पर जितना एवरेज आएगा उतना ही एवरेज 2 साइकिल पर आएगा, उतना ही एवरेज 3 साइकिल पर आएगा, उतना ही एवरेज कितने भी नंबर ऑफ साइकिल पर ले लो आएगा। तो जब मैंने कंप्लीट साइकिल कहा तो आप लोगों को 0 से पाई तक एवरेज लेना है, लेकिन जिन बच्चों ने बाई मिस्टेक 0 से 2 पाई एवरेज लिया है उनका आंसर सही आएगा, क्योंकि 0 से 2 पाई में कितनी साइकिल हो रही है? 2 साइकिल साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन की, और 2 साइकिल पे एवरेज वैल्यू वही होगी जो 1 साइकिल पे होनी है ना? तो जिन बच्चों ने कंप्लीट साइकिल का पीरियड 0 से 2 पाई ले लिया उन्होंने गलती तो की है भाई। कंप्लीट साइकिल 0 से पाई है
लेकिन आपने 0 से 2 पाई लिया, यानी आपने 2 साइकिल ले लिया, तो आपने रॉन्ग साइकिल लिया है। फिर भी आंसर सही आएगा। रीजन मैंने बता दिया आंसर क्यों सही आएगा। आंसर इसलिए सही आएगा क्योंकि जो एवरेज वैल्यू एक साइकिल पर होगी वही एवरेज वैल्यू 2 साइकिल्स पर होगी। अब चलिए मैं फाइनली सॉल्व करके दिखा देता हूं आप लोगों को। तो मैं दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल मतलब 0 से पाई, और एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स हाफ साइकिल। हाफ साइकिल में मेंशन करना जरूरी है, कहां से कहां, तो यहां पे मेंशन करूंगा 0 से पाई बाई 2। हाफ साइकिल में ये मेंशन करना बहुत जरूरी है, कहां से शुरू कर रहे हो। कंप्लीट साइकिल में कहां से शुरू कर रहे हो नहीं बताओगे तो चलेगा, क्योंकि कहीं से भी शुरू करो साइकिल तो कंप्लीट ही करोगे आप। चलिए तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम 5। एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स ओवर फुल साइकिल। फुल साइकिल मतलब x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू पाई। साइन स्क्वायर एक्स के लिए फुल साइकिल 0 से पाई तक होगी। इस तो कोई भी फंक्शन है उसकी एवरेज वैल्यू का ये फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन डी एक्स, और यहां पे फंक्शन की जगह साइन स्क्वायर एक्स रख देना है। तो रख देते हैं। साइन स्क्वायर एक्स का आप लोग ग्राफ बना लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स, और फुल साइकिल है तो 0 से पाई तक जाएंगे। अब सारे बच्चों को पता है कि इंटीग्रेशन कैसे करना है साइन स्क्वायर एक्स का। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए हम इसको cos 2x बना लेते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। आप लोग 12th क्लास के बच्चे हो तो मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन dx करोगे x बनेगा, लिमिट लगाओगे पाई बनेगा। न्यूमरेटर में ये जो बाई 2 है, बाई 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर हो गया, तो न्यूमरेटर में 1 बाई 2 बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर 1 माइनस कॉस 2x dx अपॉन पाई, 0 से पाई तक जाना है। इंटीग्रेशन 1 का करोगे x बनेगा, cos 2x का करोगे sin 2x बाई 2 बनेगा। तो ये पाई को 2 के साथ लिख लेते हैं, 1 अपॉन 2 पाई हो गया। इंटीग्रेशन 1 का x हो गया है माइनस cos 2x का sin 2x बाई 2 हो गया है 0 से पाई तक। ठीक है, अब लिमिट लगा देते हैं। तो पहले अपर लिमिट लगाओगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट लगाओगे। तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, अपर लिमिट रखते हैं तो x की जगह पर पाई माइनस साइन 2 पाई बाई 2, x की जगह पर पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट x की जगह 0, और यहां पे x की जगह 0 रखोगे तो साइन 0 बाई 2 आएगा, साइन 0, x की जगह 0 डाल दिया, लिमिट लगा दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बस अब देखो ये जो सेकेंड ब्रैकेट है ये तो पूरा 0 ही हो गया है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। फर्स्ट ब्रैकेट में साइन 2 पाई, साइन 2 पाई की वैल्यू 0 है, हर कोई जानता है ये बात, आप लोग 12th क्लास में हो। साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, तो केवल ये पाई रह गया, और पाई से पाई कटा तो आंसर आता है 1 बाई 2। सो फाइनल रिजल्ट को मैं यहां लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन का फुल साइकिल एवरेज होता है 1 बाई 2। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो जो होमवर्क क्वेश्चन दिया गया था
साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन का फुल साइकिल एवरेज 1/2 है। ये है होमवर्क क्वेश्चन का सही आंसर। तो जिन बच्चों ने होमवर्क किया है वो अपने सोल्यूशन को मेरे सोल्यूशन से मैच करो, देख लो आपसे कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। कहीं मिस्टेक हुई है तो अपनी मिस्टेक को करेक्ट करो, और जो भी मिस्टेक है दोबारा नहीं होनी चाहिए। फेयर कॉपी पे पूरे सोल्यूशन को अच्छी राइटिंग में नोट करना है, और नोट करते समय देखना नहीं है, कोशिश करनी है बिना देखे फेयर कॉपी में आप सोल्यूशन को लिखिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सेम फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन उसकी एवरेज वैल्यू बतानी है हाफ साइकिल के लिए। है फंक्शन सेम है, साइन स्क्वायर एक्स ही है, लेकिन हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू बतानी है। और हाफ साइकिल यानी 0 से π/2 तक। फुल साइकिल साइन स्क्वायर एक्स है, फुल साइकिल होती है 0 से π, हाफ साइकिल 0 से π/2। अच्छा एक बात, फुल साइकिल में कहां से शुरू कर रहे हैं अगर वो नहीं मेंशन किया तो चलेगा, लेकिन हाफ साइकिल में जरूरी है ये मेंशन करना कि कहां से शुरू कर रहे हैं, मतलब कौन सी हाफ साइकिल ले रहे हैं। तो हम स्टैंडर्ड हाफ ले रहे हैं, पहली हाफ। तो ओरिजिन से शुरू करके 90 डिग्री तक जाएंगे, 0 से π/2 तक जाएंगे। तो जो सोल्यूशन मैंने अभी किया है फुल साइकिल के लिए, उसमें केवल लिमिट का फर्क पड़ गया है, बाकी सब कुछ सेम है। तो साइन स्क्वायर एक्स की एवरेज वैल्यू हमने फॉर्मूला लगाया, इंटीग्रेशन fx dx अपॉन इंटीग्रेशन dx। लिमिट 0 से π/2 तक लगानी है, बाकी एवरीथिंग इज सेम। तो अपर लिमिट π/2 हो गई। साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x/2 लिख दिया। डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन dx इज x, लिमिट लगाओगे π/2 बन जाएगा। अब ये जो by2 कट गया, तो ये by2 का चक्कर खत्म हो गया है। तो ये by2 न्यूमरेटर में, by2 डिनोमिनेटर में, by2 तो कट गया है। ओके, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन पाई, 1 का इंटीग्रेशन करोगे x बनता है, डिनोमिनेटर में पाई है, पाई रहने दो डिनोमिनेटर में। 1 का इंटीग्रेशन किया x बन गया, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2 बन गया। 0 से π/2 लिमिट लगानी है। अब लिमिट लगाते हैं, पहले अपर लिमिट, तो x की जगह π/2 रखेंगे, और ये जो दूसरा वाला x है उसकी जगह π/2 रखेंगे, तो by2 कटेगा, साइन पाई हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय 2, बाहर 1 अपॉन पाई पड़ा रहने दो। लोअर लिमिट रखोगे तो 0 ही हो जाएगा पूरा। साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो ये π/2 आया, पाई से पाई कैंसिल, फिर से 1/2 आंसर। यानी जो साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन है उसका फुल साइकिल पे एवरेज लोगे तो भी 1/2, और स्टैंडर्ड हाफ साइकिल पे एवरेज लोगे तो भी 1/2 होगा। तो साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन है, इसका स्टैंडर्ड हाफ साइकिल पे एवरेज 1/2 है। तो मैंने आपको जो 2 होमवर्क प्रॉब्लम दिए थे, दोनों प्रॉब्लम्स का आंसर सेम है, 1/2। सिंपल एवरेज का फॉर्मूला ये होता है, इंटीग्रेशन fx dx अपॉन इंटीग्रेशन dx। फॉर्मूला लगाइए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन मुझे लगता है ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो आपको खुद ही करना है। फेयर कॉपी पे दोनों क्वेश्चंस का सोल्यूशन नोट करिए। दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशंस में केवल लिमिट का फर्क है। पहले क्वेश्चन में 0 से पाई लिमिट है, और दूसरे क्वेश्चन में 0 से π/2 लिमिट है, बाकी सब कुछ सेम है। आंसर भी सेम आ रहा है 1/2। आंसर क्यों सेम आ रहा है? क्योंकि अभी मैंने साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ दिखाया था, तो एक आंसर इसलिए सेम आ रहा है क्योंकि जब ये साइन स्क्वायर एक्स का आप लोग ग्राफ बनाते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स के ग्राफ में देखो, ये मैंने एक साइकिल के लिए बनाया है, और कई बार मैंने अभी बताया है कि साइन स्क्वायर एक्स का जो साइकिल होता है वो 0 से 2 पाई नहीं होता, 0 से पाई होता है।
तो जब हम साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ बना रहे हैं तो उस ग्राफ का शेप आप लोग देखिए इस तरह से है। तो ये एक साइकिल में बना हुआ ग्राफ है। अगर आप इसकी आधी साइकिल देखोगे तो आधी साइकिल यानी 0 से π/2, तो आधी साइकिल में ग्राफ ऊपर जा रहा है पहली आधी साइकिल में, और दूसरी आधी साइकिल में जो ग्राफ है वो नीचे उतर रहा है। अब ये ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना बिल्कुल सिमेट्रिक हो रहे हैं। कहने का मतलब है कि ऊपर चढ़ते टाइम जो वैल्यूज आ रही थी, नीचे उतरते टाइम वही वैल्यूज रिपीट हो रही है। और जब वैल्यूज रिपीट होंगी तो एवरेज वैल्यू सेम रहेगी, राइट? अगर आप वैल्यूज को रिपीट करोगे तो एवरेज विल नॉट चेंज। तो साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ जो है वो हाफ साइकिल में जिन वैल्यूज को एक्वायर करता है, अगली हाफ साइकिल में भी उन्हीं वैल्यूज को दोबारा एक्वायर करता है। तो वैल्यूज बेसिकली रिपीट हो रही हैं पहली हाफ और दूसरी हाफ साइकिल में, और जब वैल्यूज होती है रिपीट तो एवरेज विल रिमेन द सेम। तो यही कारण है कि साइन स्क्वायर एक्स जो फंक्शन है इसका अगर आप फुल साइकिल एवरेज लोगे तो भी वो 1/2 मिल रहा है, और अगर हम स्टैंडर्ड हाफ साइकिल 0 से π/2 तक का एवरेज लेंगे तो भी साइन स्क्वायर एक्स की जो एवरेज वैल्यू है वो 1/2 ही रहेगी। तो फुल साइकिल में और हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू जो सेम आ रही है उसका रीजन मैं बता रहा हूं। मैं चाहता हूं आप लोग थोड़ा समझे भी, सिर्फ ये नहीं कि कैलकुलेशन किया आंसर आ गया। फिजिक्स पढ़ने से के पीछे हमारा मकसद होता है कि हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उस कैलकुलेशन की हमारे अंदर समझ होनी चाहिए। सिर्फ मशीन की तरह या कैलकुलेटर की तरह आपने कैलकुलेट करके आंसर निकाल दिया, उतना ही मकसद नहीं होना चाहिए। तो जो साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन है इसकी फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू उतनी ही होगी जितनी स्टैंडर्ड हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू होगी। और इसका रीजन मैंने अभी बताया है कि जब हम स्टैंडर्ड हाफ साइकिल ड्रॉ करते हैं तो जो वैल्यूज पहली हाफ साइकिल में आ रही हैं वही सेम वैल्यूज साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन की सेकेंड हाफ साइकिल में भी आती है। और क्योंकि वैल्यूज हो रही है रिपीट, वैल्यूज फर्स्ट हाफ साइकिल में जो वैल्यूज आ रही हैं वही वैल्यूज सेकेंड हाफ साइकिल में भी आ रही हैं। तो क्योंकि वैल्यूज रिपीट हो रही है इसलिए एवरेज वैल्यू रिमेन्स द सेम। तो फेयर कॉपी पे अच्छी राइटिंग में दोनों क्वेश्चंस का सलूशन आप लोग नोट कर डालिए। कोशिश ये करना कि जब आप फेयर कॉपी पे नोट करेंगे तो बिना देखे नोट करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। सलूशन को नोट करो, फिर मैं 1-2 प्रॉब्लम्स और दे देता हूं एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने पर बेस्ड, वो आपका होमवर्क होंगे आज के लिए। पहले इनको नोट कर डालो जल्दी। ओके, तो ये मैं आप लोगों को दे रहा हूं आज के लिए होमवर्क। बहुत आसान प्रॉब्लम्स हैं, एवरेज वैल्यू फाइंड करने हैं। एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड होती है मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स करके ऑलरेडी सिखा चुका हूं। सीधा सीधा फंक्शन की जो एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करना है। फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए अब तक। किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन fx dx अपॉन इंटीग्रेशन dx। और अगर आपको एवरेज वैल्यू x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक चाहिए तो a से b तक आपको लिमिट लगानी है। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें आपको cos स्क्वायर x फंक्शन की एवरेज वैल्यू बतानी है कंप्लीट साइकिल के लिए। और मैं बता देता हूं cos x जो होता है cos x इसकी साइकिल होती है 0 से 2π तक, लेकिन cos स्क्वायर x जो होता है उसकी साइकिल होती है 0 से π। cos स्क्वायर x का जो पीरियड होता है वो आधा होता है। ठीक है, नहीं पता है तो पता होना चाहिए। आधा पीरियड क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, ये सारी चीजें मैथमेटिक्स में सिखाई जाती हैं। तो मैं उस डिस्कशन की तरफ नहीं जा रहा हूं, मैं जस्ट आपको ये रिमाइंड करा रहा हूं कि cos x का जो पीरियड होता है वो 0 से 2π होता है, लेकिन cos स्क्वायर x का जो पीरियड होता है वो 0 से π तक होता है। तो जब कहा गया है कंप्लीट साइकिल तो 0 से π के बीच में आपको एवरेज वैल्यू बतानी है। और एक बात मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूं कि जब कंप्लीट साइकिल बोलते हैं
तो कहीं से भी शुरू करो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हाफ साइकिल कहा जाता है तो ये बताना कंपलसरी है कि कहां से स्टार्ट किया, मतलब कौन सी वाली हाफ साइकिल पर आप एवरेज लेने जा रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 में cos स्क्वायर एक्स फंक्शन की एवरेज वैल्यू बतानी है ओवर हाफ साइकिल, और हाफ साइकिल कौन सी है, स्टैंडर्ड हाफ साइकिल है। तो ओरिजिन से शुरू होकर 90 तक π/2 तक जा रही है। तो 0 से π/2 के बीच में cos स्क्वायर एक्स फंक्शन की एवरेज वैल्यू क्या होगी। cos स्क्वायर एक्स की जो फुल साइकिल है वो पाई है, 0 से पाई, तो हाफ साइकिल होगी 0 से π/2 तक, स्टैंडर्ड हाफ साइकिल। और एक और क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूं आज, शो दैट एवरेज वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट ओवर एनी इंटरवल इज सेम कांस्टेंट। अगर मैं कोई कांस्टेंट लेता हूं c, तो इस कांस्टेंट की किसी भी इंटरवल में अगर एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो सेम कांस्टेंट ही आता है, ये आपको शो करना है। तो ये 3 प्रॉब्लम्स हैं, एवरेज वैल्यू पर बेस्ड हैं, आपके लिए ये आज का होमवर्क है। होमवर्क प्रॉब्लम्स नोट कर लीजिए, अगले सेशन में मैं इनके सॉल्यूशंस बताऊंगा, आप लोग अपने सॉल्यूशंस को मैच कर लेना। नोट करो होमवर्क आज का। पिछले सेशन में मैं आप लोगों को ऑल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस सिखा रहा था, और मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस ऑलरेडी बता दी हैं। जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट की पीक वैल्यू जब हम कहते हैं, तो पीक वैल्यू नाम से ही पता चलता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन सर्किट। एसएचएम चैप्टर में हम इसी चीज को एम्पलीट्यूड कह रहे थे। एम्पलीट्यूड का मतलब है अगर एसएचएम हो रहा है तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है उसे हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं एसएचएम का। तो जैसे एसएचएम में एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड का मतलब बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू ही होता है, तो उसी तरह ऑल्टरनेटिंग करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसे हम पीक वैल्यू कहते हैं। फिर दूसरी डेफिनेशन मैंने बताई थी पीक टू पीक वैल्यू। तो एक पीक से दूसरा पीक, जब साइनोसॉइडल एसी है या कोई और अल्टरनेटिंग करंट है, जरूरी नहीं है कि साइनोसॉइडल ही हो, कोई और अल्टरनेटिंग करंट है, तो उसकी एक पीक से दूसरे पीक का जो फासला है उसे हम कहते हैं पीक टू पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो ये डेफिनेशन मैंने पिछले सेशन में बताई थी, पीक टू पीक वैल्यू। तो दोनों तरफ जो पीक वैल्यू है उसके मैग्नीट्यूड को सम करोगे तो जो बनता है वैल्यू उसे पीक टू पीक वैल्यू कहा जाता है। याद ही है आप लोगों को। फिर मैंने टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन बताई थी। मीन वैल्यू करंट की, मीन मतलब एवरेज, तो एवरेज का तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन y dx अपॉन इंटीग्रेशन dx। y की जगह पर आपको करंट लेना है क्योंकि करंट की एवरेज ले रहे हो, और जो करंट है सर्किट में वो टाइम का फंक्शन है, तो ये है करंट की एवरेज वैल्यू। और मैंने साइनोसॉइडल एसी के लिए एवरेज वैल्यू निकाल के भी दिखाई थी पिछले सेशन में। चलिए एक दो डेफिनेशन और बता रहा हूं। तो आरएमएस वैल्यू की डेफिनेशन, सबसे पहले तो ये आरएमएस का मतलब समझो। आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर, शॉर्टकट में आरएमएस कहते हैं। आर फॉर रूट, एम फॉर मीन, एस फॉर स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर का शॉर्ट वर्जन है आरएमएस कहते हैं। अच्छा, नाम है रूट मीन स्क्वायर, करना उल्टा होता है। मतलब सबसे पहले स्क्वायर करिए, स्क्वायर करने के बाद मीन लीजिए, मीन मतलब एवरेज। तो करंट का स्क्वायर करिए पहले, स्क्वायर करके एवरेज लीजिए। तो जैसे करंट का एवरेज ले रहे थे, अब करंट के स्क्वायर का एवरेज लेना है, तो करंट के स्क्वायर का एवरेज फिर रूट लगा दीजिए। ये है आरएमएस वैल्यू। तो बेसिकली आपको करना तो एवरेज ही है, इसीलिए मैंने एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना इतने डिटेल में बताया है। तो अगर आप आरएमएस वैल्यू निकालना चाहते हो तो भी करना तो आपको एवरेज ही है, लेकिन पहले स्क्वायर कर लो उसके बाद एवरेज करो। तो एक होता है डायरेक्ट एवरेज कर दो करंट का, तो वो तो एवरेज वैल्यू है। फिर करंट का स्क्वायर करो और स्क्वायर करने के बाद उसका मीन निकालो। और क्योंकि स्क्वायर किया है तो कंपनसेट करने के लिए अंडर रूट लगा देते हैं। तो पहले स्क्वायर किया था, स्क्वायर करके एवरेज निकाला, और स्क्वायर को कंपनसेट करने के लिए रूट लगा दिया। तो ये जो रूट है काइंड ऑफ स्क्वायर का कंपनसेशन कर रहा है, तो हमें एक किस्म का एवरेज ही मिल रहा है।
क्योंकि स्क्वायर और रूट एक दूसरे के कंपनसेशन हो गए, तो बच रहा है मीन। लेकिन फायदा ये होता है कि क्योंकि आपने स्क्वायर कर लिया है, तो इसलिए स्क्वायर करने के बाद जब एवरेज करोगे तो जीरो नहीं आएगा। वैसे तो ऑल्टरनेटिंग अगर हम साइनोसॉइडल एसी लेते हैं तो फुल साइकिल में एवरेज जीरो है, कैलकुलेट भी किया था पिछले सेशन में, फुल साइकिल में एवरेज जीरो है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आपके घर में अल्टरनेटिंग करंट आता है, जानते हो ना? हाँ, हमारे घरों में जो करंट सप्लाई हो रहा है वो अल्टरनेटिंग करंट ही सप्लाई हो रहा है। इसका रीजन भी बता चुका हूं मैं कि क्यों अल्टरनेटिंग करंट ही हमेशा सप्लाई होता है। तो हमारे घरों में जो करंट सप्लाई किया जा रहा है वो करंट अल्टरनेटिंग करंट ही है। तो अगर कहा जाए, अगर आपको मान लो कह दिया जाता है कि हमारे घरों में जो करंट आ रहा है उसकी एवरेज वैल्यू बताओ, तो साइनोसॉइडल करंट है, एवरेज वैल्यू क्या है? जीरो। तो मैंने आपसे पूछा आपके घर में कितना करंट है, आपने कहा जीरो। तो मैं कहूंगा क्यों, क्या आपके घर में बिजली का कनेक्शन नहीं है क्या? करंट जीरो है मतलब लाइट आ ही नहीं रही है, ऐसे ही तो ये जो एवरेज वैल्यू है करंट की, ऑल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू जीरो होती है। जीरो सुन के हमें भ्रम होता है, मतलब जीरो जो है सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है असली सिचुएशन का। जब हम कहते हैं जीरो करंट है तो ऐसा लगता है करंट ही नहीं है, जबकि ये बात नहीं है। हमारे घरों में करंट है, हमारे घरों में बिजली आ रही है, लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट है तो एवरेज वैल्यू जीरो है। अगर कोई मेरे से पूछे कि मेरे घर में जो करंट है वो कितना है, तो मैं एवरेज वैल्यू उसको बताऊंगा। नॉर्मली एवरेज बताते हैं, जब कोई चीज चेंज हो रही होती है तो एवरेज बताते हैं। मैंने कहा करंट की वैल्यू जीरो है, तो सामने वाले को लगेगा कि मेरे घर में तो लाइट ही नहीं आती, जबकि ये बात है नहीं। तो ऑल्टरनेटिंग करंट में एक प्रॉब्लम होता है कि इसकी एवरेज वैल्यू जीरो होती है, और जीरो जो है उसको सुन के ऐसा लगता है कि करंट आ ही नहीं रहा। तो इसलिए हम एक दूसरा तरीका यूज करते हैं एवरेज बताने का। हम पहले स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे तो ये नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये साइन ओमेगा टी वाला करंट है, अगर आप साइन स्क्वायर करोगे तो उसका ग्राफ यूं बनेगा, ऐसे नेगेटिव साइड में नहीं जाएगा। जब आप स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव साइड में नहीं जाएगा। अब जब नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं, राइट, नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं, तो एवरेज जब करोगे तो जीरो नहीं आएगा। अब आप सामने वाले को कहोगे कि मेरे घर में एवरेज इतना करंट है, तो सामने वाले को लगेगा हाँ आपके घर में लाइट आ रही है। और देखिए आपने स्क्वायर किया और स्क्वायर का कंपनसेशन रूट किया, तो एक किस्म का तो एवरेज ही आपने दिया है। तो अल्टरनेटिंग करंट के केस में आरएमएस वैल्यू बताई जाती है, आरएमएस बताया जाता है। आपके घर में कितना करंट आ रहा है, जैसे हमारे घरों में जो बिजली आ रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज आ रहा है एक्चुअली। तो आपके घर में जो वोल्टेज आ रहा है, आप जानते हो 220 वोल्ट का आता है। तो बेटा ये जो 220 वोल्ट है ये आरएमएस वैल्यू है, एवरेज वैल्यू तो जीरो है वोल्टेज की। तो आपके घर में आप ये जो कहते हो ना, हम लोग कहते हैं, अक्सर सुना होगा कि 220 वोल्ट की बिजली आ रही है, तो ये जो 220 वोल्ट कहा जा रहा है ये आरएमएस वैल्यू को कहा जा रहा है। तो अल्टरनेटिंग करंट के बारे में जब बताना है तो आरएमएस वैल्यू बताई जाती है। क्वेश्चन में जो वैल्यू दी है आपको मान के चलना है आरएमएस वैल्यू दी है। जब तक क्वेश्चन खुद ना कहे कि पीक वैल्यू दे रहे हैं या एवरेज वैल्यू दे रहे हैं, तब तक आप मान के चलिए कि जो वैल्यू दी जा रही है वो आरएमएस दी जा रही है। मतलब अल्टरनेटिंग करंट में हम आरएमएस ही बताते हैं और आरएमएस ही पूछते हैं। जब तक क्वेश्चन खुद ना कहे कि पीक वैल्यू है या कोई और वैल्यू है, तो जो वैल्यू मेंशन है उसे आरएमएस वैल्यू माना जाता है। और अभी मैंने आप लोगों को रीजन समझाया कि क्यों अल्टरनेटिंग करंट में हम आरएमएस वैल्यू प्रीफर करते हैं, क्योंकि अगर एवरेज वैल्यू बताएंगे तो वो जीरो होगी, इसलिए एवरेज वैल्यू बताएंगे तो गलतफहमी हो सकती है कि करंट आ ही नहीं रहा, क्योंकि जीरो कहोगे तो यही फील होगा कि करंट नहीं आ रहा। इसलिए हम अल्टरनेटिंग करंट के केस में एवरेज वैल्यू ना बता के आरएमएस वैल्यू बताने लगते हैं। और आरएमएस कभी जीरो नहीं आएगा, आरएमएस केवल एक ही केस में जीरो आएगा, जब एक्चुअली करंट जीरो है, मतलब आपके घर में लाइट नहीं आ रही है। अदरवाइज स्क्वायर है तो जीरो आने का सवाल ही नहीं उठता। स्क्वायर है मतलब नेगेटिव तो है ही नहीं। तो अगर एक बार भी नॉन जीरो हो गया
तो आरएमएस जीरो नहीं मिलेगा। फिर आरएमएस जीरो केवल एक केस में मिलेगा, जब परमानेंट करंट ऑफ कर दिया जाए। ठीक है, तो ये मैं आरएमएस वैल्यू की डेफिनेशन लिख रहा हूं। आरएमएस का फुल फॉर्म याद रहेगा। अब आरएमएस बोल ही रहे हैं तो याद रखना तो आसान हो ही गया, रूट मीन स्क्वायर। पर ध्यान रखना, बोलते हैं आरएमएस, करते हैं उल्टा। पहले स्क्वायर करो, फिर मीन यानी एवरेज करो, फिर रूट करो। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन टाइम इंटरवल t1 टू t2 इज, करंट की आरएमएस वैल्यू ऐसे लिखा जाता है IRMS। ये सिंबल है आरएमएस वैल्यू का। और जब आरएमएस वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले स्क्वायर किया जाता है, फिर मीन निकाला जाता है, ये मीन का सिंबल है, फिर रूट किया जाता है। तो सबसे पहले आप स्क्वायर करो करंट का, फिर मीन निकाल दो, I स्क्वायर dt अपॉन, भाई एवरेज ऐसे निकाला था, इंटीग्रेशन fx dx अपॉन इंटीग्रेशन dx, और t1 से t2 तक। तो t1 से t2 इसकी लिमिट, और उसके बाद रूट करना मत भूलना। तो पहले स्क्वायर, फिर मीन और फिर रूट। ये है आरएमएस वैल्यू की परिभाषा, मतलब आरएमएस वैल्यू इसको कहते हैं। अब मैं एग्जांपल के लिए साइनोसॉइडल करंट की आरएमएस वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा। एग्जांपल के लिए साइनोसॉइडल की मैं आरएमएस वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, पहले आप लोग आरएमएस वैल्यू हेडिंग डालो, डेफिनेशन नोट करो, फॉर्मूला नोट करो, इतना करो पहले। चलिए एग्जांपल लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, फॉर साइनोसॉइडल एसी, और साइनोसॉइडल एसी ये एक्सप्रेशन है I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। अगर हम ये एक्सप्रेशन लेते हैं, आरएमएस वैल्यू of AC is RMS value over फुल साइकिल। तो फुल साइकिल पर आरएमएस वैल्यू क्या होगा इस वाले साइनोसॉइडल एसी का। वैसे मैं बहुत बार बता चुका हूं कि जब फुल साइकिल कहते हैं तो ये मेंशन करना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहां से शुरू करा है, फिर भी मेंशन कर देते हैं। तो फुल साइकिल जो है वो टाइम जीरो से टाइम 2π/ω। जब हम कह रहे हैं फुल साइकिल, तो ये फुल साइकिल किसकी फुल साइकिल है बच्चों? करंट की फुल साइकिल है। अभी हम स्क्वायर करेंगे तो साइकिल आधी हो जाएगी, लेकिन जो फुल साइकिल ये कहा जा रहा है, ये करंट के लिए कहा जा रहा है। तो 0 से 2π/ω करंट की साइकिल, करंट मतलब साइन फंक्शन, साइन फंक्शन की साइकिल 0 से 2π/ω है। ठीक है, तो ओवर फुल साइकिल 0 से 2π/ω के लिए जो आरएमएस वैल्यू होगी कितनी होगी? तो आरएमएस वैल्यू IRMS, पहले स्क्वायर फिर मीन फिर रूट। तो पहले जो करंट है उसको स्क्वायर कर लो, I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी कर लो, फिर मीन निकाल डालो ऐसे, 0 से 2π/ω इसकी लिमिट लगा दो, और फिर रूट लेना मत भूलो। तो स्क्वायर किया, एवरेज किया, रूट किया। अब सिंप्लीफिकेशन, इंटीग्रेशन करना है। I नॉट स्क्वायर इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर देखो क्या है, I नॉट स्क्वायर तो इंटीग्रेशन के बाहर हो गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको आपको लिखना पड़ेगा 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इंटीग्रेशन करने के लिए cos 2 ओमेगा टी में चेंज करना पड़ेगा।
आई नॉट स्क्वायर इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी होल अपॉन 2, और 0 से 2 पाई बाई ओमेगा लिमिट्स हैं इसके पास। आई होप कि आप लोग देख पा रहे हो, थोड़ा छोटा लिखना पड़ रहा है मुझे। 0 से 2 पाई बाई ओमेगा डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है इंटीग्रेशन dt, और इंटीग्रेशन dt करोगे, लिमिट लगाओगे, तब तो सीधे सीधे 2 पाई बाई ओमेगा ही आएगा, क्योंकि लोअर लिमिट तो 0 है। अब चलो आगे देखें क्या हो रहा है। आई नॉट स्क्वायर को अंडर रूट के बाहर ले आते हैं, तो अंडर रूट के बाहर आके ये आई नॉट हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर देखो क्या रह गया, अंडर रूट के अंदर ये जो बाई 2 है इसको इंटीग्रेशन के बाहर कर लो, 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर, 0 से 2 पाई बाई ओमेगा लिमिट है, और इंटीग्रेशन के अंदर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt, डिनोमिनेटर में 2 पाई बाई ओमेगा है। अब इंटीग्रेशन को कर दिया जाए, इंटीग्रेशन को एग्जीक्यूट किया जाए, तो इट इज आई नॉट अंडर रूट के अंदर देखो क्या बनता है, 1 का इंटीग्रेशन करोगे t बनेगा, तो 1/2, 1 का इंटीग्रेशन t बनेगा, और माइनस cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन बनेगा sin 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, और इस पे लिमिट लगानी है 0 से लेकर 2 पाई बाई ओमेगा तक की लिमिट, और डिनोमिनेटर में 2 पाई बाई ओमेगा होगा। अब आप लिमिट्स अप्लाई करोगे, लोअर लिमिट अप्लाई करने से ये पूरा सब कुछ 0 ही हो जाएगा, अपर लिमिट अप्लाई करने से ये साइन वाला टर्म 0 होगा, तो केवल ये t की जगह 2 पाई बाई ओमेगा रह जाएगा। ये जो t है इसकी जगह अपर लिमिट 2 पाई बाई ओमेगा, बाकी सब 0 हो जाएगा, और 2 पाई बाई ओमेगा डिनोमिनेटर वाले 2 पाई बाई ओमेगा से कटेगा, तो केवल ये 1/2 अंडर रूट में बचेगा, बाकी सब कट पिट के 1 बचेगा। तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं कि जो आरएमएस वैल्यू है वो आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 बनती है। सो आरएमएस वैल्यू जो है वो आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 बन जाती है। तो ये है साइनोसोइडल एसी का फुल साइकिल की आरएमएस वैल्यू आई नॉट बाय रूट 2। नोट कर लीजिए एग्जांपल। और अगर हाफ साइकिल पे आरएमएस वैल्यू लेना हो तो साइनोसोइडल एसी की आरएमएस वैल्यू ओवर हाफ साइकिल। ये जो हाफ साइकिल है ये किसकी हाफ साइकिल है? करंट की। करंट मतलब साइन फंक्शन की हाफ। तो साइन फंक्शन की फुल साइकिल 0 से 2 पाई बाई ओमेगा है, हाफ साइकिल करेंगे तो 0 से पाई बाई ओमेगा है, और हम आरएमएस वैल्यू निकाल रहे हैं। तो आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले करंट को स्क्वायर किया जाता है। आरएमएस में सबसे पहले स्क्वायर होता है, फिर मीन, फिर रूट। तो पहले करंट को स्क्वायर किया, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, फिर मीन और फिर रूट किया। बस केवल लिमिट्स का फर्क है, लिमिट 0 से पाई बाई ओमेगा तक लगानी है, क्योंकि इस बार हाफ साइकिल है, और हाफ साइकिल जब कहते हैं तो मेंशन करना जरूरी होता है कि कहां से शुरू किया है। तो स्टैंडर्ड हाफ साइकिल ले रहे हैं साइन फंक्शन की, तो स्टैंडर्ड हाफ साइकिल 0 से स्टार्ट होके पाई बाई ओमेगा तक जा रही है। तो कैलकुलेशन सारा वही है, केवल लिमिट में 2 पाई बाई ओमेगा की जगह पाई बाई ओमेगा है। तो ये डिनोमिनेटर में जब इंटीग्रेशन करोगे पाई बाई ओमेगा होगा। आई नॉट स्क्वायर इंटीग्रेशन के बाहर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt, dt भी लिखना होगा यहां पर। तो आई नॉट स्क्वायर इंटीग्रेशन के बाहर हो गया,
साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हमने कॉस 2 ओमेगा टी में चेंज किया। डिनोमिनेटर में जो 2 है वो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर कर दिया। आई नॉट स्क्वायर अंडर रूट के बाहर होके आई नॉट हो गया। तो न्यूमरेटर में जो इंटीग्रेशन है वो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का है, लिमिट में पाई बाई ओमेगा, 0 से पाई बाई ओमेगा। और डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन करोगे तो पाई बाई ओमेगा बचेगा। 1 का इंटीग्रेशन टी कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। इंटीग्रेशन तो आप लोग जानते ही हो कैसे होता है, केवल लिमिट का फर्क है। लोअर लिमिट रखने से ये पूरा 0 हो जाएगा। टाइम को 0 डालोगे तो 0 ही होगा, और साइन 2 ओमेगा टी यहां पे टाइम 0 डालोगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 होगी। तो लोअर लिमिट से ये सब कुछ 0 बनेगा। अपर लिमिट रखने से ये साइन वाला टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 2 पाई 0 होता है। तो अपर लिमिट रखोगे तो साइन वाला टर्म 0 होगा। केवल ये टाइम की जगह पर ये पाई बाई ओमेगा आएगा। तो जब लिमिट लगाओगे तो लिमिट लगाने के बाद ये जो ब्रैकेट है इसकी वैल्यू पाई बाई ओमेगा बनेगी, और डिनोमिनेटर भी पाई बाई ओमेगा कटा तो केवल 1/2 बचेगा, और 1/2 अंडर रूट के अंदर है। तो फाइनल आंसर एक बार फिर से आई नॉट बाई अंडर रूट 2 इज द फाइनल आंसर। तो हाफ साइकिल पर भी अगर हम साइनोसोइडल एसी की आरएमएस वैल्यू निकालेंगे तो वो फुल साइकिल पर भी यही आएगी, आई नॉट बाई रूट 2, और हाफ साइकिल पर भी यही आएगी। तो फुल साइकिल के लिए और हाफ साइकिल के लिए केवल लिमिट का फर्क है। ओके, नोट कर लीजिए, हाफ साइकिल की आरएमएस वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके दिखाई, केवल लिमिट का फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। बिना देखे कैलकुलेशन करोगे कॉपी पे तो ज्यादा समझ आएगा। नोट करो जल्दी। नोट कर लिया बच्चों? वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। नोट करते समय नहीं देखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, आपको ज्यादा फायदा होगा अगर बिना देखे नोट करोगे। कैलकुलेशन ही करना है, देखने वाली तो कोई बात है नहीं, मैथमेटिक्स है सिंपल सी। अब देखो, जो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर फंक्शन है, हमने इनके जो रिजल्ट्स हैं उनको ऑलरेडी याद किया है, हमने कैलकुलेट किया है और याद होने चाहिए आप लोगों को। अगर आपको याद रहेंगे तो आप ये इंटीग्रेशन के चक्कर से बच सकते हो। तो जो साइन स्क्वायर फंक्शन होता है, एक तो उसका जो पीरियड होता है साइन स्क्वायर फंक्शन का, वो 0 से पाई होता है। साइन एक्स का 0 से 2 पाई होता है। तो ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी फंक्शन दिख रहा है, इसका पीरियड होगा 0 से पाई बाई ओमेगा। इतने इंटरवल में ये फुल साइकिल करेगा, और फुल साइकिल एवरेज होता है 1/2 साइन स्क्वायर फंक्शन का। हाफ साइकिल एवरेज, स्टैंडर्ड हाफ साइकिल का एवरेज, ये भी 1/2 होता है साइन स्क्वायर फंक्शन का। हमने इस चीज को कैलकुलेट किया है, राइट। साइन स्क्वायर फंक्शन अगर है तो उसका फुल साइकिल पर भी और स्टैंडर्ड हाफ साइकिल पर भी 1/2 एवरेज होता है। अगर आपको ये रिजल्ट याद रहे तो आपको इतने ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करने की जरूरत है, आप डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हो। तो मैं करके दिखाता हूं। डायरेक्ट जो रिजल्ट हमने याद किया है साइन स्क्वायर फंक्शन की एवरेज वैल्यू से रिलेटेड, उस रिजल्ट का डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो शॉर्टकट होगा। तो ऑल्टरनेट मेथड में ले रहा हूं। और ऑल्टरनेट मेथड में हम इंटीग्रेशन करेंगे नहीं, हम रिजल्ट का डायरेक्ट यूज करेंगे। ऑल्टरनेट मेथड फॉर साइनोसोइडल एसी। मान लो कि ये आपके करंट की इक्वेशन है, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। हमें चाहिए आरएमएस वैल्यू, तो आई आरएमएस, हमें आरएमएस वैल्यू चाहिए। आरएमएस का मतलब है सबसे पहले स्क्वायर, फिर मीन, फिर रूट। तो पहले स्क्वायर करो, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, स्क्वायर हो गया। स्क्वायर करने के बाद मीन करो और फिर रूट करो, राइट। ओके, अब देखो
आई नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो ये एवरेज के बाहर आ गया। पिछले सेशन में मैंने बताया था कि ये जो एवरेज वाला सिंबल है ये एक्चुअली इंटीग्रेशन ही हो रहा है, तो इस एवरेज वाले सिंबल की वही प्रॉपर्टीज होती हैं जो इंटीग्रेशन की होती हैं। कांस्टेंट बाहर आ जाता है, आई नॉट स्क्वायर बाहर आ गया, और ये आई नॉट स्क्वायर को अंडर रूट के बाहर लाओगे तो आई नॉट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो रूट के बाहर आएगा, स्क्वायर हटेगा, और अंडर रूट के अंदर क्या बचता है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू। अब अगर आप फुल साइकिल पर जाते हो, अच्छा फुल साइकिल किसकी है, करंट की। नाउ फॉर फुल साइकिल ऑफ एसी, करंट की फुल साइकिल के लिए, और करंट की फुल साइकिल है 0 से पाई बाई 2 पाई बाई ओमेगा है। करंट की फुल साइकिल है, साइन स्क्वायर फंक्शन की तो 2 साइकिल हो जाएगी, क्योंकि करंट जो है वो साइन ओमेगा टी फंक्शन है, तो हम करंट की फुल साइकिल देख रहे हैं। तो फॉर फुल साइकिल ऑफ एसी, इसीलिए मैंने मेंशन किया है ऑफ एसी, करंट की फुल साइकिल टाइम 0 से लेकर टाइम 2 पाई बाई ओमेगा के बीच में। तो ध्यान दीजिए, जितनी देर में करंट मतलब साइन फंक्शन फुल साइकिल करता है, उतनी देर में ये साइन स्क्वायर फंक्शन की 2 साइकिल हो रही है। तो करंट कर रहा है 1 साइकिल, साइन स्क्वायर फंक्शन कर रहा है 2 साइकिल, और 2 साइकिल पे एवरेज वही होता है जो 1 साइकिल पे एवरेज होता है, राइट। तो ये जो साइन स्क्वायर फंक्शन की एवरेज वैल्यू होगी इस ड्यूरेशन में, वी हैव साइन स्क्वायर फंक्शन की एवरेज वैल्यू ये हाफ। तो फुल साइकिल पर जब देखेंगे तो साइन स्क्वायर फंक्शन की एवरेज वैल्यू हाफ होगी, और क्योंकि साइन स्क्वायर फंक्शन की एवरेज वैल्यू हाफ है तो इसलिए जो आरएमएस वैल्यू बनती है करंट की फुल साइकिल के लिए वो बनती है, इसको हाफ लिखोगे तो आई नॉट बाई रूट 2 बन, देखो डायरेक्ट रिजल्ट आ गया। तो वो इंटीग्रेशन वाला जो प्रोसीजर है उससे हम बच गए, एक्चुअली बच नहीं गए, किया तो हमने इंटीग्रेशन ही है, लेकिन हमने रिजल्ट को याद कर लिया है तो वही हमने लगा दिया। तो हमने एक बार रिजल्ट ड्राइव किया और उसको याद किया, और क्योंकि याद किया तो उसका फायदा उठाया। याद करने का फायदा होता है, एग्जाम में जल्दी जल्दी क्वेश्चन होते हैं, जैसे यहां फायदा मिल रहा है वैसे हर चैप्टर में हर क्वेश्चन में फायदा मिलता है। जितना ज्यादा याद है उतनी जल्दी जल्दी होते हैं क्वेश्चंस, तो ज्यादा से ज्यादा दिमाग में रखना पड़ेगा, तब ज्यादा से ज्यादा ऑब्वियसली अपने आप नंबर आने लगेंगे। ठीक, अगर आप हाफ साइकिल पे जाते हो, नाउ फॉर हाफ साइकिल, और ये हाफ साइकिल किसकी है, करंट की, स्टैंडर्ड हाफ साइकिल ले रहे हैं, तो हाफ साइकिल ऑफ करंट ऑफ एसी, और हाफ साइकिल मतलब टाइम 0 से शुरू होके हम चलते हैं टाइम पाई बाई ओमेगा में। तो फॉर हाफ साइकिल वी हैव, आधी साइकिल के लिए साइन स्क्वायर फंक्शन की पूरी हो जाएगी, साइन फंक्शन में आधी किया साइकिल तो साइन स्क्वायर फंक्शन उतनी देर में पूरी साइकिल मतलब कर लेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर का पीरियड साइन के पीरियड से आधा है, तो जितनी देर में ये आधी साइकिल कर रहा है ये तो पूरी कर रहा है ना, तो साइन स्क्वायर फंक्शन अपनी पूरी साइकिल कर रहा है, और पूरी साइकिल का एवरेज होता है 1/2, राइट। तो इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो आई आर एम एस की वैल्यू 1/2 रखोगे अंडर रूट के अंदर, तो फिर से आपको वही आंसर मिलेगा आई नॉट बाई रूट 2 जो पहले मिला था। तो फुल साइकिल हो करंट की या हाफ साइकिल हो रही है करंट की, चाहे करंट की फुल साइकिल है चाहे करंट की हाफ साइकिल है, साइनोसॉइडल एसी का आरएमएस वैल्यू सेम होता है, आई नॉट बाई रूट 2 ही होता है। आई होप कि आप लोगों को पूरी बात अच्छे ढंग से समझ में आ रही है। आप लोग ये अल्टरनेट मेथड भी नोट करिए जल्दी से। तो नोट कर लीजिए इसको वीडियो पॉज करके। 1-2 डेफिनेशंस और बता दे रहा हूं, कभी कभी पूछी जाती हैं, ज्यादातर तो आरएमएस वैल्यू के बारे में ही पूछा जाता है, कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है। तो अगली जो डेफिनेशन है वो है पीक फैक्टर।
ऑफ एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट का पीक फैक्टर। बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, रेशियो ऑफ पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू, इसी को पीक फैक्टर कहते हैं। रेशियो ऑफ पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू, तो बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, रेशियो ऑफ पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू of AC is called peak factor. ओके, तो बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, पीक फैक्टर इज इक्वल टू पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का रेशियो। सिंपल सी डेफिनेशन है, मतलब पीक फैक्टर का कैलकुलेशन करना आसान है, पीक वैल्यू देख लो, आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करके डिवाइड कर दो, हो गया। बस जिसको पता है पीक फैक्टर वो कैलकुलेट कर लेगा। असली चीज है आरएमएस वैल्यू का कैलकुलेशन, ठीक। और ये जो पीक फैक्टर है इसी को रिपल फैक्टर भी कहते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड रिपल फैक्टर। दिस इज ऑल्सो नोन एज रिपल फैक्टर, ठीक। एक और डेफिनेशन बता रहा हूं, फॉर्म फैक्टर। तो एक और डेफिनेशन समझिए, फॉर्म फैक्टर ऑफ एसी। तो ये जो फॉर्म फैक्टर होता है ये रेशियो होता है आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू ओवर हाफ साइकिल। रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, तो जो आरएमएस वैल्यू है एंड एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर हाफ साइकिल इज कॉल्ड, तो आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर हाफ साइकिल, दिस इज कॉल्ड फॉर्म फैक्टर ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। इसे हम फॉर्म फैक्टर ऑफ एसी कहते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड ये डेफिनेशंस हैं, जिसको पता है वो कैलकुलेट कर लेगा, जिसको नहीं पता है वो नहीं कैलकुलेट कर पाएगा। अगर क्वेश्चन में फॉर्म फैक्टर पूछा जा रहा है तो फॉर्म फैक्टर जानते हो तो निकाल दोगे, नहीं जानते हो कभी नहीं निकाल पाओगे। तो फॉर्म फैक्टर इज रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू ओवर हाफ साइकिल। स्टैंडर्ड जो हाफ साइकिल है, स्टैंडर्ड हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू को डिवाइड करिए आरएमएस वैल्यू के साथ, तो जो आंसर आएगा उसे फॉर्म फैक्टर कहते हैं। नोट कर लीजिए पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर की डेफिनेशंस को। ऑलराइट, आई होप कि आज जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, समझाया है, डेफिनेशंस आपने अच्छे से समझा होगा। स्पेशली आरएमएस वैल्यू ज्यादातर वही पूछा जाता है, तो आप लोगों को सारी बात समझ में आनी चाहिए और दिमाग में जितना ज्यादा रहे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। तो नोट कर लीजिए ये चीजें फेयर कॉपी पे। आज के सेशन को हम लोग यहीं खत्म करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।